इस वीडियो में हम जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित बहुत ही चर्चित कहानी अपना अपना भाग्य के बारे में पढ़ेंगे। अपना अपना भाग्य जो है वो जैनेंद्र जी द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये आपको 9-10 वाले सिलेबस में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। देन ये एमए के भी क्लास में इसे पढ़ना है। देन आपको नेट यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में इस कहानी को शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है जैनेंद्र कुमार की। सबसे पहले तो जैनेंद्र कुमार के बारे में हम जान लेते हैं। श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले के कोडियागंज में 1905 ईस्वी में हुआ था। वे बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी। उनकी कहानियों में कला में नया आयाम मिलता है। मैंने बहुत सी नई नई कहानियाँ उन्होंने लिखी है जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। इनकी कहानियों में सबसे बड़ी विशेषता यही मिलती है। ये जो थे अहिंसावादी थे, दार्शनिक भी थे। इन्हें सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। 1946 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया है। सन 1988 में 24 दिसंबर 1988 को इनका स्वर्गवास हो गया। शुरू करते हैं अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो है ये कहानी लेखक के द्वारा सामाजिक विषमता का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। समाज में गरीबी और लाचार बालकों का शोषण दिखाया गया है और यही इसे उजागर करने का लेखक का उद्देश्य भी है। कहानी में 10 वर्षीय 2 बालक भूख और गरीबी के शिकार होकर अपने घर से भागते हैं। उस गरीबी से त्रस्त होकर वो घर से निकलते हैं और अंत में समाज के शोषण के कारण वे मारे भी जाते हैं। लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति तथाकथित जो भी बुद्धि है, जीवियों का उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर इस कहानी के माध्यम से तीखा व्यंग किया है। ने इस बात का भी उजागर किया है कि गरीब जो होते हैं वो दिन रात अपनी जी-तोड़ में मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं। ये सारी परिस्थिति देख के समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं और जो माने उस प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें दया उन पर नहीं आती, बल्कि उनका मानना है कि ये तो उनका अपना अपना भाग्य है, वे अपने भाग्य के हिसाब से ही अपना पा रहे हैं और इस तरह का जीवन बिता रहे हैं। तो समाज में जो है ये लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे भाग्य का खेल ही भी मानते हैं। निम्न वर्ग की दुर्दशा को भाग्य का नाम देकर अपनी जो जिम्मेदारियों से विमुख होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो इसे माने भाग्य के भरोसे छोड़कर उससे वे साइड करते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने जो है मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति पर भी व्यंग किया है। कहानी बहुत ही दुखांत है जो पाठक को सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो शुरू करते हैं इस पाठ की कहानी की शुरुआत खुद जैनेंद्र कुमार से ही होती है। जैनेंद्र कुमार अपने मित्र के साथ सर्दियों में नैनीताल घूमने गए थे। संध्या के समय सड़क के किनारे वे बैठे थे। नैनीताल की ठंड ऐसे ही सभी जानते हैं और उसमें सर्दियों का मौसम, तो वहाँ जो है ठंड बहुत ही बर्फीली ठंड पड़ती है। शाम के समय में धीरे धीरे ठंड और भी बढ़ती ही जा रही थी। बर्फ़ भी मानो रुई के गोलों की तरह चारों ओर फैले हुए थे। इसलिए लेखक जो है शीघ्र ही होटल लौटना चाहते थे ताकि वे होटल में जाकर आराम से रह सकें। किंतु उनके मित्र जो थे उन्हें ऐसे मतलब एनवायरनमेंट को देख के बहुत ही अच्छा लगता है और वे घर होटल जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेखक बहुत बार कहते हैं, लेकिन अंत में दोस्त के साथ विवश होकर उन्हें वहीं बैठना ही पड़ता है, क्योंकि मित्र जो था वो जाने के लिए साथ में तैयार नहीं था। मित्र ने देखा कि सामने कोई बालक दयनीय स्थिति की ओर से आ रहा है। बालक की जो मनोवृत्ति थी और उसकी जो उसका रूप रंग था, उसका की व्याख्या कवि ने की, लेखक ने की है। जैसे कुहारे की सफ़ेद सी हुई काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही है। 3 गज की दूरी पर दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल
खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए। वो इसी लेखक जहाँ बैठे थे वहीं से वो गुजर आ रहा था। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और न जाने कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की झुंगी के लालटेन की छोटी सी प्रकाश वृत्त से देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है पर मैल के में से काला पड़ रहा है। आंखें अच्छी बड़ी और सूनी है। माथा जैसे अभी ही झुर्रियाँ खा रही है। ऐसी उसकी जो दुर्दशा देखकर कवि ने जो इसका वर्णन किया है, तो इससे पता चलता है कि उसके सूनी आँखें, अर्थात कि उसका भाव, उसमें उसकी आँखों में जैसे खुशी के आंसू होते हैं या फिर खुशी की आँख से आँख चमकते हैं, वैसा नहीं था। उसके चेहरे से देख के लग रहा था कि वो बहुत ही उदास, बहुत ही अपनी दुर्दशा से ग्रस्त है वो। और उसकी भाव जो थे, आंखों के भाव, उसमें ना दुख नजर आ रहे थे ना ही सुख नजर आ रहे थे। ऐसी मनोदशा से वो बच्चा जो था, बालक जो था, बस लेखक के नज़दीक ही आ रहा था। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख पा रहा हो। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। मतलब ऐसा नीरस वो बच्चा था जिसे उसकी खुद की आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतने सुंदर वातावरण का भी दृश्य और पास खड़े सामने बैठे कोई कुछ लोग, ये सब भी वो नहीं देख पा रहा था। उसकी ऐसी मनोदशा थी। लेखक के जो मित्र रहते हैं वे आवाज़ देते हैं, ए अपने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। लेखक के जो दोस्त रहते हैं वो बच्चे से पूछते हैं कि सारी दुनिया इतनी ठंड में और रात में सो रही है और तुम क्यों घूम रहे हो। बालक मुख फिर से बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, लेखक के मित्र उस बच्चे से पूछते हैं। यहीं कहीं, बच्चे ने जवाब दिया। कल कहाँ सोया था, दुकान पर, बच्चे ने जवाब दिया। तो लेखक के जो मित्र रहते हैं वो पूछते हैं, आज कहाँ, आज वहाँ क्यों नहीं। तो बच्चे ने जवाब दिया कि नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी। तो बच्चे कहता है, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा। बच्चे ने जवाब दिया, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। तो इस तरह से जितनी बातें लेखक के मित्र उससे पूछते हैं, बस उसका हाँ ना और यही सब में जवाब देता है, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए भी कोई शब्द नहीं रहते। आप ये सोच के देखिए, इतने मतलब छोटे से बच्चे की ऐसी मनोवृत्ति और ऐसी मनोदशा आखिर क्यों है। तक कि हम जानते हैं कि बच्चों से काम लेना कानूनन जुर्म है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो बच्चा काम कर रहा है। भूख और उसकी काम के बदले में उसे उतनी पैसे भी नहीं मिलते और ना ही सही ढंग से भोजन मिलता है, और जब मर्जी तब काम से भी निकाल दिए। ऐसी स्थिति में वो बच्चा अकेले पड़ा हुआ और उसके मन में कोई भी आशा, निराशा, कुछ किसी चीज़ की आंखों में उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। तो ये सब देख के लेखक और उनके दोस्त को बहुत बुरा भी लग रहा था। बातों बातों में इनसे बच्चे से ये भी पता चलता है कि वह अपने गांव से भाग कर नैनीताल आया है, क्योंकि गांव में परिवार जो है भूख से व्याकुल रहता है। उसके और भी छोटे छोटे भाई बहन हैं। माँ घर की और छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है, पर स्वयं भूखी रहती है और रोती ही रहती है। गांव में कुछ काम भी नहीं था और उसके साथ उसका मित्र भी आया था। तो घर की ऐसी, अपने गांव की ऐसी परिस्थिति देखकर, अपने पिता की, माता की और भाई बहनों की ऐसी दुर्दशा देखकर वो बच्चा इतना छोटे में इतनी तेज बुद्धि, मतलब इतनी दूर की सोचकर घर से तो भाग जाता है और नैनीताल पहुंचता है। लेकिन वहाँ भी उसकी दुर्दशा कम नहीं होती है और उसकी जो व्यथा है वहाँ भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ आकर और भी बढ़ जाती है। नैनीताल तो वो दो दोस्त मिल के पहुँचते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उसका जो मित्र था, जो साथ में उसके बच्चे के आया था, वह तो अपने मालिक की मार से मर जाता है। ये सारी बातें बच्चे ने खुद ही लेखक से और उसके उनके दोस्त से बताया।
उसने बताया कि आज उसे भूखा ही रहना होगा और सड़क पर ही कहीं सो जाएगा, क्योंकि उसे तो काम से निकाल दिया गया है, तो ना ही खाना मिलेगा और ना ही रहने की जगह मिलेगी। लेखक के मित्र को उस पर दया आ गई, अतः उसे अपने साथ ले आए ताकि उसे नौकरी दिला सकें, कहीं पर भी उस बच्चे को नौकरी दिला के उसकी भूख को शांत कर पाए और उसे सही जगह दिला पाए। लेखक के अन्य मित्र वकील को नौकर की आवश्यकता थी। वे उस बालक को वहां ले गए, किंतु वकील साहब ने उसे रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये पहाड़ी बालक जो होते हैं वो चोर होते हैं, इसलिए वे पहाड़ी बच्चों को रखना नहीं चाहते हैं। वकील साहब के आराम में बाधा पड़ी, इसलिए वे मतलब चिढ़कर गुस्से में अपने कमरे में चले गए। लेखक के मित्र ने भी कुछ नहीं किया। बहुत देर तक वह बालक जो था, बच्चा जो था, वो लेखक और उनके मित्र के साथ ठहरा रहता है ताकि कुछ उम्मीद की कुछ किरण मिले या फिर कोई कहीं कहीं काम पर मुझे रख लिया जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा समय बीत गया तो बालक असमंजस में रहा। तब वह तेज गति से जब देखा कि कुछ उम्मीद नहीं है, तुरंत देखा और वहाँ से चला गया और ऐसा आगे बढ़ा। और इतनी वहाँ की का वातावरण जो था इतना ज़्यादा ठंड और कुहासे से भरा था कि कुछ ही दूरी के बाद वो अदृश्य सा ओझल हो गया। हम भी जो लेखक जो हैं और उनके मित्र जो हैं वे भी अपने होटल की ओर बढ़े और बहुत ठंड के कारण वे भी अपने कमरे में जाकर और आराम करने लगे, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। उस बच्चे के बारे में ये मित्र और लेखक और मित्र आपस में बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और उस बच्चे के पास कपड़े भी फटे चिटे कपड़े, वो भी बहुत छोटे से कपड़े पहना हुआ है। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो अपने अपने बिस्तर में गर्म हो ले और सबकी चिंता बाद में करेंगे। और दोनों अपनी अपनी जगह पे पहुंच के सो जाते हैं। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई कहो, ये सब तो होता ही है। लेखक बताते हैं कि दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। मतलब जिस बच्चे को उन्होंने उम्मीद दी थी कि चलो काम लगा देते हैं, काम करेगा, तो बालक कहता है कि हाँ, तो उसे ये उम्मीद तो दिलाते हैं, लेकिन बहुत देर रुकने के बाद वो लौट भी जाता है और अगले दिन वो आता भी नहीं है। तो फिर लेखक और उनके मित्र जो हैं वो नैनीताल से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म करते हुए वो चल पड़ते हैं। उस सड़क के आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मतलब वे सोचते हैं कि उसके लिए इंतज़ार करना सही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने मोटर पर सवार होते हैं अपने शहर को निकलने के लिए नैनीताल से, तब उन्हें समाचार मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठुर कर मर गया। तो ये बात उन्हें अपने मोटर में जब सवार होते हैं निकलने के लिए, तब उन्हें ये बात पता चलती है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काली चिथड़ों की कमीज। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। लोगों के आशय से दिया गया जो भी उसे लेखक और उनके मित्र को बातें पता चलती है, उनसे वो लगता है कि वही है, और मन ही मन सोचते हैं कि वो और जी सकता था। गर्म कपड़े रहते तो कुछ दिन और भोजन सही ढंग से मिलता तो वो कम से कम कुछ दिन और जी सकता था। ये सारी बातें वे दोनों अपने मनोमन में सोचते रहते हैं। लेखक ने उस बच्चे का इतना दुखद और मर्मस्पर्शी जो है वो चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से किया है। वे बताते हैं कि बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई है, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध किया था। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे समाज ने, पूरे संसार में उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रकृति ने उसकी इस बेहाई को ढक दिया। जिसके पास
पहनने तक को कपड़े नहीं थे, उसकी पूरा शरीर ढका हुआ नहीं था। तो पूरा समाज देखकर उसे अपने अपने आँखें मोड़ लेता है, लेकिन प्रकृति उससे अपनी आँखें नहीं मोड़ पाती है। और प्रकृति ने अपनी जो परत चढ़ाकर, अपनी सफ़ेद परत यानी बर्फ़ की एक चादर चढ़ाकर उसके सारे अंग को ढक देता है। तो इस तरह से लेखक जो हैं उसका वर्णन करते हैं। जैसे लेखक ने इस कहानी के माध्यम से एक पहाड़ी गरीब बच्चे का इतना सुंदर चित्रण किया है कि उसकी जो गांव की जो स्थिति थी, उसके परिवार की जो स्थिति थी, उससे उबरने के लिए वह घर से भागकर नैनीताल आता है। लेकिन वहां आकर भी उसकी क्षुधा जो है वो शांत नहीं होती है। उसकी जो व्याकुलता थी, हृदय में जो उनकी दर्द थी वो शांत नहीं होती है। यहाँ भी उसे दुर्भाग्य, भूख और गरीबी के थपेड़ों के कारण बर्फ में ठिठुर कर मर ही जाता है। तो इस तरह से उस गरीब व्यक्ति का कहीं कोई गुजारा नहीं होता। एक जगह से वो दूसरा जगह इतने छोटे बच्चे भाग के जाते हैं कि वहाँ हम सही ढंग से रह सकें, लेकिन वहाँ भी उसे कहीं सहारा नहीं मिलता है। तो लेखक ने इस अपने मित्र के साथ जो था नैनीताल घूमने गए थे, और वहाँ का जो सदृश्य चित्रण है उसे इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जहाँ तक हम देखें तो लेखक और उनके मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा तो प्रकट करते हैं, लेकिन उसे नौकरी दिलाने का जो है प्रयास भी करते हैं, किंतु स्वयं उसकी मदद के लिए अपनी हृदयहीनता और अमानवीयता का परिचय देते हैं। जैसा कि आप कहानी को जब पढ़ें तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि वो बच्चा सामने से आता है, उसके उसके चित्र को, उसके माने दृश्य को देखकर वे लोग व्याकुल भी होते हैं, उससे पूछते भी हैं, लेकिन अंततः उसका सही उपाय नहीं कर पाते हैं। वीरेंद्र कुमार की ये कहानी जो अपना अपना भाग्य, एक तरह से समाज पर तीखा प्रहार है। अधिकांश व्यक्ति जो है स्वार्थी, निष्ठुर और संवेदनहीन होते हैं। लेखक के मित्र उस बालक के प्रति सहानुभूति अवश्य प्रदर्शित करते हैं और उसे ले भी जाते हैं, लेकिन वे इसकी सहायता तो नहीं करते हैं। तो ये समाज की जो है समाज की सच्चाई है कि ऐसा लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जैसा कि लेखक अपनी खुद की बात ये लिखने का प्रयत्न किए हैं कि यदि वो चाहते तो उसे बचा सकते थे, उसे यदि सही सुविधा दे देते या फिर कहीं उसे सहारा दे देते तो वो बच सकता था, वो इतना जल्दी मरता नहीं। लेकिन लेखक खुद भी उस समाज के ही लोग के अंतर्गत अपने आप को रख के देखते हैं कि उसी समाज के लोग हैं जो मदद तो करने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कहानी में लेखक ने स्वयं भी कहा है कि यह संसार है यार, अर्थात सभी प्रकार के व्यक्ति जो हैं समाज में हैं, सभी की चिंता करना असंभव है। और मित्र का विचार है कि स्वार्थ, लाचारी, निष्ठुरता कुछ भी नाम हम नहीं देते, लेकिन यही समाज की सच्चाई है, यही समाज में रहने वाले लोगों की यथार्थ चित्रण है। तो वे चाहते तो बालक को सहायता कर सकते, जैसे गर्म कपड़े देकर, खाना देकर, कुछ पैसे देकर, तो इस तरह से उसकी सहायता कर सकते थे। लेकिन वे भी जो थे, लेखक और उनके मित्र भी अन्य समाज के अन्य वर्ग के लोगों की तरह ही लड़के को उसके भाग्य पर छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन उन्होंने नहीं किया। ये सच्चाई और बहुत ही मार्मिक घटना थी, जिसे कहीं ना कहीं लेखक के भी हृदय में ये व्याप्त थी, जिसे उन्होंने इस कहानी के माध्यम से चित्रण किया है। तो इस तरह से हमारा अपना अपना भाग्य, ये कहानी यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।